रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिट पहले मिलेंगी। S-400 की पहली यूनिट अगले 2 साल में यानी 2020 तक भारत पहुंच जाएगी। बाकी S-400 की सप्लाई रूस अगले 5 साल में करेगा। मतलब कि 2023 तक चीन और पाकिस्तान की मिसाइलें और लड़ाकू विमान भारत पर बुरी नजर से देखेंगे तो हवा में ही खाक हो जाएंगे। इसके अलावा रूस के साथ भारत ने $2 अरब के क्रिवाक फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत का सौदा भी कर लिया है। इस डील के तहत रूस से भारत को 4 आधुनिक युद्धपोत मिलेंगे और समंदर में भारत की आक्रामक क्षमता बढ़ जाएगी। रूस ने भारत के साथ $1 अरब की KA-226 हेलीकॉप्टर की डील भी साइन की है। रूस ने 200 कामो हेलीकॉप्टर को भारत में बनाने का समझौता किया है। मतलब मेक इन इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी भी आज मिल गई है। रूस ने भारत को AK-103 राइफल बनाने का लाइसेंस देने का भी समझौता किया है। इस समझौते के तहत 6 लाख AK-103 राइफल का निर्माण भारत के ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होगा। इस राइफल का इस्तेमाल भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के जवान करेंगे। पुतिन के दौरे में भारत ने कारोबार और कूटनीति दोस्ती को भी आगे बढ़ाया। पुतिन ने उम्मीद जताई कि 2025 तक दोनों देशों के बीच $30 अरब का साझा सालाना व्यापार होने लगेगा। रूस ने भारत में मॉडर्न रेल रूट बनाने में मदद करने का भी वादा किया है। रूस ने यह भी समझौता किया कि अगले 20 साल तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में वो मदद करेगा। पुतिन ने भारत के साथ अपनी रक्षा तकनीक साझा करने का भरोसा भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ S-400 की डील तब साइन की जब अमेरिका इसके सख्त खिलाफ है। अमेरिका ने रूस के साथ डील करने वाले देशों पर पाबंदी लगाने की धमकी भी दे रखी है। फिर भी मोदी ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा उनके लिए सबसे पहले है और रूस के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि दिल वाली दोस्ती का है। हमारे सहयोग को आपकी यात्रा से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिला है। आज हमने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो दीर्घकालिक दृष्टि से हमारे संबंधों को और अधिक ताकतवर बनाएंगे। देश की सुरक्षा के बाद आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, चुनाव करीब है और वीएचपी के संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राम मंदिर का बिगुल फूंक दिया है। मामला अदालत में है लेकिन संतों ने गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए दिल्ली में संतों ने मंथन किया। विश्व हिंदू परिषद के संतों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में एक ही फैसला हुआ कि राम मंदिर कानून से बनेगा और सरकार विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाए या फिर अध्यादेश लाए। कि भाजपा कानून बनाकर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाए, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये निर्णय हुआ। देश की जनता चाहती है, राम भक्त लोग चाहते हैं। कानून बनाने के लिए भाजपा को आगे आना चाहिए और संयुक्त सेशन की बैठक बुला करके सेंट्रल हॉल में मतदान करा ले। भाजपा की विजय होगी और मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर कैसा बनेगा ये पता नहीं, लेकिन वीएचपी ने राम मंदिर का पूरा नक्शा बना लिया है। अगर राम मंदिर बना तो वो कैसा होगा ये हम आपको अब दिखाते हैं। वीएचपी ने अयोध्या के कारसेवकपुरम में जो मॉडल तैयार किया है उसके हिसाब से राम मंदिर 2 मंजिला होगा। अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की लंबाई जो है उसकी 270 मीटर होगी। गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का जो मॉडल तैयार किया है उसके हिसाब से मंदिर की चौड़ाई 139 मीटर होगी, जबकि प्रस्तावित राम मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 126 मीटर होगी। अयोध्या में राम मंदिर का जो डिजाइन तैयार हुआ है उसमें अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे होंगे। प्रस्तावित राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा नीचे वाले तल पर स्थापित की जाएगी, जबकि ऊपर वाली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना होगी। राम मंदिर का गर्भगृह ऐसा बनाया जाएगा जो एक साथ मंदिर के दोनों ही तल पर हो। प्रस्तावित राम मंदिर में कुल 212 खंभे लगेंगे। राम मंदिर के खंभों के लिए पत्थर तराशने का काम 1990 से ही चल रहा है। राम मंदिर में 106 खंभे ऊपरी मंजिल पर होंगे, जबकि 106 खंभे निचली मंजिल पर होंगे। राम मंदिर के पूरे परिसर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर की बनाई जाएंगी। अयोध्या में राम मंदिर का मुख्य गेट सफेद मकराना संगमरमर का बनाया जाएगा। खास बात यह है कि पूरा राम मंदिर पत्थरों से बनाया जाएगा। इसका ढांचा बनाने में स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा।
अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संत बेचैन है तो काशी में कुछ और ही बवाल मचा हुआ है। वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को लेकर सरकार और संत आमने सामने आ गए हैं। श्री विद्या मठ के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती तस्वीरें दिखाकर बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया है। विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण में रोड़ा बन रहे मंदिरों के तोड़े जाने से वाराणसी के संत बेहद नाराज हैं। संतों ने सीएम से लेकर पीएम तक शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब 25 से 27 नवंबर तक वाराणसी में होने वाली धर्म संसद में ये मुद्दा उठेगा। तोड़ करके और उसके अंदर की देव मूर्तियों को भी तोड़ करके मलबा बना करके फेंका जा रहा है, जिससे 100 करोड़ सनातन धर्मी देश के आहत हैं। जो गंगा किसी को काशी बुला सकती है, अगर वह अन्याय अनर्थ करेगा तो वो भगा भी सकती है, यही हमारा कहना है। तो आपने देखा किस तरह से काशी विश्वनाथ को लेकर संतों और सरकार में संघर्ष बना हुआ है। तो और कई संघर्ष की खबरें हैं, लेकिन वो खबरें हैं क्राइम की। हम क्राइम की तमाम खबरें बताएंगे, राजनीति की बात करेंगे, साथ ही साथ खेल की भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद पर रुकती है और सिविल ड्रेस में नेपाल पुलिस स्कूटी सवार कारोबारी को अगवा कर अपने साथ नेपाल लेकर चली जाती है। वारदात मड़ियाव इलाके की है, जब लखनऊ के बड़े सर्राफा कारोबारी किशोरी लाल सोनी को अगवा कर लिया गया। इतना ही नहीं, बाइक सवार 2 शख्स किशोरी लाल की स्कूटी भी अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। ये घटना 28 सितंबर की रात की है। पुलिस के मुताबिक नेपाल में 13 साल पुराने हत्या के मामले में किशोरी लाल आरोपी थे और नेपाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस घटना से लखनऊ पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नेपाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। वहीं इस घटना को अपहरण की जगह गिरफ्तारी बताने वाली लखनऊ पुलिस ने जिस बेशर्मी से जवाब दिया, वो सुनिए। इसमें बाद में नेपाल पुलिस के द्वारा अधिकृत रूप से मड़िया पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि वो किशोरी लाल उनकी कस्टडी में है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो अब हम, क्योंकि इसमें एक अभियोग मड़िया में ऑलरेडी पंजीकृत है, तो हम लोग इस फुटेज की जांच करेंगे कि क्या है, कौन लोग थे या। जिस खबर पर यूपी पुलिस के बड़े अफसर कल से नाना कर रहे थे, आज उसी खबर पर उन्हीं अफसरों की बोलती बंद हो गई। लखनऊ में विवेक तिवारी हत्याकांड के आरोपी बर्खास्त कांस्टेबल के समर्थन में यूपी पुलिस के सिपाही काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करने पहुंच गए और दिखा दिया कि हत्या जैसे अपराध को लेकर भी वो कितने असंवेदनशील है। ये यूपी पुलिस है जो हत्या के आरोपी के पक्ष में बेशर्मी से सीना तानकर खड़ी है। एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी को आधी रात के वक्त गोली मारने वाले सिपाही को यूपी पुलिस के ये जवान हीरो बनाने पर तुले हैं। ये पुलिस वाले हत्या के आरोपी के समर्थन में काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करने पहुंच गए। यूपी पुलिस के आला अफसर कह रहे हैं कि बगावत जैसी कोई बात नहीं है, काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का प्लान पूरा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उनके दावों की धज्जियां उड़ गई। बिहार में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और सुशासन दम तोड़ता दिख रहा है। ये तस्वीरें बिहार में पुलिस के खत्म होते इकबाल की गवाही दे रही हैं। दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश जिला परिषद अध्यक्ष के बेटे को गोलियों से छलनी कर उसके बुलेट लेकर फरार हो गए। हत्या की वजह तो अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन इसे आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल उसके हाथ खाली हैं और लोग खुलेआम हुई हत्या की इस वारदात से दहशत में हैं। बिहार में गुंडे बदमाश लगातार सीएम नीतीश के सुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बेगूसराय में एक वार्ड सदस्य की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लाश मिराजपुर बांध के पास फेंक दी गई। बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्य अजीत चौधरी गुरुवार रात किसी से फोन पर बात करने के बाद घर से निकले थे। काफी वक्त बीतने के बाद भी वो लौट के नहीं आए तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की, तो मिराजपुर बांध पर उनकी लाश मिली। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मुंबई से बड़ी खबर है। यहाँ पिछले 12 दिनों से लापता भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक वैज्ञानिक के बेटे की लाश मिली है। नवी मुंबई पुलिस को उरण इलाके में एक नाले से बार के वैज्ञानिक भास्कर दत्त के बेटे नमन दत्त का शव मिला है। नमन को आखिरी बार 23 सितंबर की रात वाशी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाते देखा गया था। नमन को खोजने के लिए एसआईटी भी बनाई गई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक करीबी रिश्तेदार की मौत के बाद से नमन डिप्रेशन में था और उसका इलाज चल रहा था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के बुजुर्गों पर आजकल गला घोटू गैंग का खतरा मंडरा रहा है। इन तस्वीरों में आप 3 युवकों को एक बुजुर्ग का पीछा करते देख सकते हैं। तेज चाल से चलते इन युवकों ने थोड़ी देर बाद बुजुर्ग पर हमला कर उनका गला घोटकर बेहोश कर दिया और उनका सामान लूटकर फरार हो गए। मैं आराम से आ रहा था, बिल्कुल अनअवेयर के मेरा पीछा कोई कर रहा है
और वो आस्ता आस्ता जब मैं यहाँ पहुंचा, इसी जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ, मुझे ऐसे पीछे से झपटा, किसी ने, मैंने देखा नहीं कौन थे, कि विद इन 1 सेकेंड मैं अनकॉन्शियस हो गया, यही मैं गिर गया। ये लोग गला घोटू गैंग के सदस्य हैं, जिनके निशाने पर बुजुर्ग ही होते हैं। प्रशांत विहार इलाके में इस गैंग के सदस्य कई बुजुर्गों को पहले भी शिकार बना चुके हैं। अब यहाँ रहने वाले बुजुर्ग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। उधर पुलिस जल्द इस गैंग पर शिकंजा कसने का भरोसा दिला रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज उठाने पर वीएचपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 25 साल के अजय के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराएं। उन सट्टेबाजों को जिन्होंने अजय को गोली मारी, या फिर पुलिस को जिसने अजय की उस आवाज को अनसुना कर दिया जो उसने सट्टेबाजों के खिलाफ उठाई थी। 6-7 दिन पहले यहाँ पे शिकायत किया था, किसी ने सुना नहीं। कहाँ से सुनेंगे? पैसे खा रहे पुलिस वाले, ये भी सट्टा चला रहे उन्हीं के साथ। मामला नोएडा के सेक्टर 8 का है। बिहार के खगड़िया निवासी अजय ने जेजे कॉलोनी में सट्टा कारोबारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज कुछ लोग अजय को घर से बुलाकर ले गए और गोली मार दी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाकर किसी तरह मामला शांत कराया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक कार के भीतर से जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मरने वाले की पहचान दिल्ली के इंद्रपुरी निवासी आम आदमी पार्टी के नेता नवीन दास के रूप में हुई है। नवीन पैसों के लेन देन को लेकर मेरठ से किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन साहिबाबाद के भोपुरा इलाके में कार में उसकी जली हुई लाश मिली। परिजनों ने नवीन की हत्या की आशंका जताई है। उनके मुताबिक नवीन के पास 2 लाख रुपए भी थे जो गायब है। ऐसे में लूट के बाद नवीन की हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। ये वही कार है जिसमें दीपक और मनोज नाम के 2 नामी बदमाश सवार थे। देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस इंस्पेक्टर बाल बाल बचे। दीपक और मनोज चोरी की कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तभी ये मुठभेड़ हुई। दीपक तो पकड़ में आ गया, लेकिन मनोज भागने में सफल हो गया। कितने फायर किए तुमने पुलिस पर? 3। और दूसरा साथी कौन था? मनोज। वो कहाँ गया? ये भाग गया। कहाँ भाग के गया? पुलिस सरगर्मी से मनोज की तलाश कर रही है। दीपक पर दिल्ली और बुलंदशहर में कई मामले दर्ज हैं। कल राजस्थान में तो आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैलियां की। छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में शाह 4 जिले घूम लिए। धमतरी के सिहावा में श्रृंगी ऋषि के आश्रम और महामाया मंदिर में दर्शन कर अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे की शुरुआत की और फिर कांकेर पहुंचे। कांकेर के नरहरपुर की रैली में अमित शाह ने सीडी कांड के बहाने कांग्रेस को घेरा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की एक कथित सीडी के बहाने शाह ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। बाकी सब तो जाएंगे है, मेरी माता है, ये पीढ़ी का हिसाब किताब करने के लिए तैयार रहती है। आपको जमीन दिखाने। मध्य प्रदेश में फर्जी वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ की याचिका पर गुरुवार को जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर फर्जी दस्तावेज दिए गए हैं। ऐसा करके कांग्रेस अपने पक्ष में फैसला हासिल करने और चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इस पर कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कही है उसे साबित करें। कमलनाथ ने ये भी कहा कि जब हमारी शिकायत पर 24 लाख वोटर्स के नाम खुद चुनाव आयोग ने हटाए हैं तो हमारे दस्तावेज गलत कैसे हो सकते हैं। 31 जुलाई को मतदाता सूची जारी करी है, उसमें से उन्होंने 24 लाख वोटर हटाए हैं। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं ये सही है या गलत है। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि जब हमने वोटर लिस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में मांगी थी तो चुनाव आयोग ने इमेज फॉर्मेट में क्यों दी। आरएसएस बीजेपी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दिया है कि बवाल ही मच गया। महाराष्ट्र के जलगांव में कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
कि हम लोगों ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे बताइए कि देश की आजादी के लिए बीजेपी और संघ के घर का एक कुत्ता भी कुर्बान हुआ है क्या? खड़गे के इस बयान ने बीजेपी आरएसएस को बौखला दिया है। ये कहना कि किसी कुत्ते ने भी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी बीजेपी से, उनको मालूम होना चाहिए कि जनसंघ की और बीजेपी की स्थापना कब हुई। उससे पहले तो पूरा देश लड़ रहा था आजादी की लड़ाई। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस के लिए एक जलगांव में जो कहा है वैसा ही बयान वो लोकसभा में भी दे चुके हैं और तब भी खूब बवाल हुआ था। मध्य प्रदेश के सौसर से भाजपा विधायक नानाभाऊ मोहोड़ ने मंच से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विधायक मोहोड़ कांग्रेस के खिलाफ हमला बोल रहे थे। जब उन्होंने अपशब्द बोले, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने भी पलटवार किया और विधायक पर हमेशा से ऐसी भाषा बोलने का आरोप लगाया। केंद्र लगाया, नाना मोहन ने केंद्र लगाया, मशीन आज बोलने लगे, 2 करोड़ के नौकर कांग्रेस बोलने लगे, तो काम नहीं होगा, नौकर कांग्रेस। उनका जो ये आचरण जो साबित हुआ है वो नेचुरलिटी में उनके अपने खुद के स्वभाव के अनुसार हुआ है। वो पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही है। उत्तराखंड के लक्सर से विधायक संजय गुप्ता ने कहा है कि अब वो लव जिहाद का बदला लव क्रांति से लेंगे। अगर ये लव जिहाद चलता तो मेरा कहना है लव जिहाद का जवाब मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ कि वो लव क्रांति से दें, वो भी इसी तरीके से करें। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता का ये विवादित बयान आपने सुना। विधायक जी चर्चा में बने रहने के लिए अक्सर इस तरह के बयान देते हैं। इस बार उन्होंने लव जिहाद का जवाब लव क्रांति से देने का ऐलान किया है। विधायक के मुताबिक वो जल्द ही हिंदू महापंचायत का आयोजन भी करेंगे। ये बयान हाल ही में एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद सामने आया है। दोनों की शादी की फोटो और फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मैं अपने पूरे होशावास में आप सभी को यह बताना चाहती हूँ, मैं अपने पति बिट्टू चौधरी और शारिक के साथ घर से अपनी मर्जी से आई थी। यह मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं लेकर आए। माहौल गर्म होने के बाद प्रेमी जोड़ा कोर्ट गया था, जहां से उन्हें सुरक्षा दी गई। लेकिन अब विधायक के एक नए बयान ने दोनों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सरकार बीजेपी की, लेकिन फिर भी इंसाफ के लिए बीजेपी विधायक को थाने में धरना देना पड़ रहा है। ये मामला यूपी के कौशाम्बी का है। कौशाम्बी के चायल से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता गुस्से से लाल है। करीब 5 घंटे तक थाने में धरना देने के बाद जब विधायक जी का सब्र जवाब दे गया तो वो इंस्पेक्टर को हड़काने लगे। हम आपसे जुर्म पूछने आए कि हमको जुर्म बताइए, किस जुर्म में इनको आपने अरेस्ट किया है? दरअसल इलाके में लगातार चोरी की घटना के विरोध में बीजेपी नेता मिक्की पांडे सैकड़ों लोगों को लेकर डीएम दफ्तर पहुंच गए। डीएम ने पुलिस बुलवा ली और सभी को हिरासत में ले लिया गया। विधायक जी को पता चला तो थाने आ गए और सभी को छोड़ने को कहने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर डीएम के आदेश की दुहाई देते रहे। करीब 5-6 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों को छोड़ा गया। थाने से जाते जाते विधायक जी कह गए कि अधिकारियों की शिकायत सीएम से करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराऊंगा और जनपद के अंदर अगर किसी अधिकारी की वजह से अगर सरकार की छवि कोई खराब करने का प्रयास करेगा कोई, तो मैं उसको करने नहीं दूंगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में जहाजपुर से विधायक धीरज गुर्जर की तबीयत अनशन के दौरान अचानक खराब हो गई। विधायक पहले तो अपनी जगह पर गिर पड़े, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विधायक को पंखा किए जाने लगा, जिसके बाद उन्हें थोड़ा होश आया। दरअसल विधायक नीरज गुर्जर अनशन पर बैठे हुए हैं और वो सरकार से इलाके के विकास किए जाने की मांग कर रहे हैं। अनशन के दौरान आज एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को बड़ा झटका लगा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभय चौटाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में सीबीआई को 97 नए गवाह पेश करने की इजाजत दी थी, जिसे अभय चौटाला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल के दामों में कल सरकार ने राहत दी तो आज रिजर्व बैंक ने सबको चौंका दिया। 2 माही मॉनिटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई। यह आशंका थी कि रिजर्व बैंक कम से कम 0.25% की बढ़ोतरी करेगा, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट 6.50% पर बरकरार रखा। इससे पहले जून और अगस्त में रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई थी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर नहीं बढ़ाई, लेकिन डॉलर का रुपए पर बढ़ाव जारी है। आज $1 की कीमत 73.98 रुपए तक पहुंच गई।
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट भी आज बढ़कर $84.94 प्रति बैरल हो गया। तेल और डॉलर लगातार दोनों महंगे हो रहे हैं। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में टैक्स कटौती से जो राहत दी है वो कब तक कायम रहेगी। डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की महंगाई और पेट्रोल डीजल पर टैक्स कटौती के बीच शेयर मार्केट में आज भी बड़ी गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 792 अंक गिरा। पुणे में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पुणे के मंगलवार पेट इलाके में एक विज्ञापन के लिए लगाई गई होर्डिंग नीचे गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी विजुअल में दिख रहा है कि कैसे होर्डिंग गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। होर्डिंग के लिए जो लोहे का स्ट्रक्चर लगाया गया था वो काफी भारी भरकम था और उसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और बाइक सवार आ गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे ऑटो का कचूमर निकल गया। यूपी के कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक इंक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी फैक्ट्री में आग की चपेट में है और धू-धू करके जल रही है। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री के भीतर केमिकल से भरे कई टैंकों में जोरदार धमाके भी हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय लगभग 100 कर्मचारी भीतर मौजूद थे। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को पहले सुरक्षित निकाला गया और फिर आग बुझाने की कवायदें शुरू हुई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट को आग को लगने की वजह माना जा रहा है। यूपी का बागपत जिला कल से बेहद चर्चा में है। कल रात में यहां विमान से गोले गिरे तो आज सुबह यहां इंडियन एयरफोर्स का एक 2 सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स का एक 2 सीटर एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर गन्ने के एक खेत में जा गिरा। ये एयरक्राफ्ट वायुसेना दिवस की तैयारियों में जुटा था और इसने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के समय इसमें एक महिला और एक पुरुष पायलट सवार थे। दोनों ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। हादसे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स से वायुसेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर जिले में आग का तांडव देखने को मिला। यहां के किशनपुर थाना क्षेत्र के रारी गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में जल रही दिए से आग भड़की और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची पूरा घर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोगों को वक्त रहते बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई में एक भैंस कुएं में जा गिरी, जिसका बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। मुंबई के अंधेरी इलाके के कुएं में गिरी भैंस को बचाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। काफी देर की कोशिशों के बाद एक शख्स गहरे कुएं में उतरा और उसने भैंस को रस्सी से बांध दिया। फिर जेसीबी मशीन की मदद से भैंस को कुएं से ऊपर उठाया गया। ये भैंस कुएं में गिरी कैसे, इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन देश में अक्सर जानवरों को बेरहमी से मारने की तस्वीरें सामने आती, मगर इस रेस्क्यू ने जानवरों को प्यार करने का अच्छा संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक भालू कुएं में गिर गया, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। कुएं के अंदर भालू गिरा हुआ है, वो पानी से बाहर आने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद भालू को बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हाथियों ने दर्जनों गांवों के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। महासमुंद जिले के 4 दर्जन गांव में हाथी इसी तरह आए दिनों उत्पात मचाते रहते हैं। इन हाथियों ने किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। पिछले 4 साल में हाथियों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 17 को घायल कर चुके हैं। वन विभाग की टीम 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी हाथियों के एक समूह को ही रेडियो कॉलर पहना पाई है। गाँव वाले नाराज हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की दलील है कि जल्द ही हाथियों पर काबू पा लिया जाएगा। वो पूरा लोग हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हमने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे बात करके वो 6 ट्रैकर्स लोग ने हमने लेके आया हूँ और एनजीओ पूरा सहयोग के लिए, उसमें डॉक्टर्स भी देख लीजिए, 2 डॉक्टर्स एनजीओ का है और 2 डॉक्टर्स अपना वन विभाग का है। गाँव वालों की मांग है कि हाथियों के मारे जाने पर और घायल होने पर मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के बाद अब भूमिहीनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर से भूमिहीनों ने दिल्ली कूच कर दिया है। 3 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी विजुअल में दिख रहा है कि कैसे होर्डिंग गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई। होर्डिंग के लिए जो लोहे का स्ट्रक्चर लगाया गया था वो काफी भारी भरकम था और उसकी चपेट में ऑटो रिक्शा और बाइक सवार आ गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे ऑटो का कचूमर निकल गया।
यूपी के कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक इंक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी फैक्ट्री में आग की चपेट में है और धू करके जल रही है। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री के भीतर केमिकल से भरे कई टैंकों में जोरदार धमाके भी हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय लगभग 100 कर्मचारी भीतर मौजूद थे। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों को पहले सुरक्षित निकाला गया और फिर आग बुझाने की कवायदें शुरू हुई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट को आग को लगने की वजह माना जा रहा है। यूपी का बागपत जिला कल से बेहद चर्चा में है। कल रात में यहां विमान से गोले गिरे तो आज सुबह यहां इंडियन एयरफोर्स का एक 2-सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स का एक 2-सीटर एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर गन्ने के एक खेत में जा गिरा। ये एयरक्राफ्ट वायुसेना दिवस की तैयारियों में जुटा था और इसने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी। हादसे के समय इसमें एक महिला और एक पुरुष पायलट सवार थे। दोनों ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। हादसे की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इंडियन एयरफोर्स से वायुसेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर जिले में आग का तांडव देखने को मिला। यहां के किशनपुर थाना क्षेत्र के रारी गांव में एक घर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि घर में जल रही दिए से आग भड़की और देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची पूरा घर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घर में मौजूद सभी लोगों को वक्त रहते बाहर निकाला गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मुंबई में एक भैंस कुएं में जा गिरी, जिसका बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। मुंबई के अंधेरी इलाके के कुएं में गिरी भैंस को बचाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। काफी देर की कोशिशों के बाद एक शख्स गहरे कुएं में उतरा और उसने भैंस को रस्सी से बांध दिया। फिर जेसीबी मशीन की मदद से भैंस को कुएं से ऊपर उठाया गया। ये भैंस कुएं में गिरी कैसे, इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन देश में अक्सर जानवरों को बेरहमी से मारने की तस्वीरें सामने आती, मगर इस रेस्क्यू ने जानवरों को प्यार करने का अच्छा संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक भालू कुएं में गिर गया, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। कुएं के अंदर भालू गिरा हुआ है। वो पानी से बाहर आने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद भालू को बाहर निकाल लिया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हाथियों ने दर्जनों गांवों के लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। महासमुंद जिले के 4 दर्जन गांव में हाथी इसी तरह आए दिनों उत्पात मचाते रहते हैं। इन हाथियों ने किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। पिछले 4 साल में हाथियों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि 17 को घायल कर चुके हैं। वन विभाग की टीम 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी हाथियों के एक समूह को ही रेडियो कॉलर पहना पाई है। गाँव वाले नाराज हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की दलील है कि जल्द ही हाथियों पर काबू पा लिया जाएगा। वो पूरा लोग हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हमने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे बात करके वो चेट ट्रैकर्स लोग ने हमने लेके आया हूँ और एनजीओ पूरा सहयोग के लिए, उसमें डॉक्टर्स भी देख लीजिए, 2 डॉक्टर्स एनजीओ का है और 2 डॉक्टर्स अपना वन विभाग का है। गाँव वालों की मांग है कि हाथियों के मारे जाने पर और घायल होने पर मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के बाद अब भूमिहीनों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ग्वालियर से भूमिहीनों ने दिल्ली कूच कर दिया है। नाचते गाते हुए आंदोलनकारियों ने ग्वालियर से दिल्ली की तरफ कूच किया है। इस आंदोलन में करीब 24,000 लोग शामिल हैं। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। ये सभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको भी जमीन दी जाए। एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाई जाए जिससे सभी कुछ लोगों के पास न होकर सभी के पास हो। एक राष्ट्रीय भूमि नीति बनाइए, क्योंकि ताकतवर लोगों के लिए जमीन बहुत है, गरीबों के लिए जमीन नहीं है। तो जमीन के समस्या हल करने के लिए एक नीति बनाइए। आंदोलनकारियों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 6 महीने तक देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा।